मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक, तो अगर पहली बार आप देख रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट विजिट करके जरूर देखिएगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो हिंदी की पुरानी प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर आप सारे प्रीवियस ईयर 2015 से लगभग हमने कवर करवाए, उसको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। क्या पूछा जा रहा है? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां पर कौन सी शक्ति होती है साथियों? तो जो जहां पर सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वहां पर होता है अभिधा होता है। क्या होता है साथियों? ये अभिधा होता है, जहां पर शब्द की सांकेतिक अर्थ का बोध होता है। अगला है मित्रों, गुरु जी मेरा डैश स्वीकार करें, रिक्त स्थान भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव करें। तो गुरु जी मेरा, इसमें से क्या कहेंगे आप गुरु जी को? अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान। तो गुरु जी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, यानी कि ऑप्शन सी इसमें जो है सही है। यहां पर क्या भरा जाएगा? अभिवादन। अगला है साथियों, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनकी एक रचना है जैनेन्द्र कुमार की, मुक्ति बोध। तो इसके लिए साथियों इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनमें से? तो इनको जो है मुक्ति बोध के लिए साथियों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है, विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत पत्र जो था साथियों ये कहां से प्रकाशित हुआ था या कहां से होता था? तो ये विशाल भारत पत्र जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था साथियों। कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है, तो इसका नाम किसने प्रस्तावित किया था आदिकाल को वीर गाथा के रूप में? तो ये साथियों रामचंद्र शुक्ल जी जो है इन्होंने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी, यानी कि नाम इन्होंने बताया था या सुझाया था। अगला है, राम रमापति कर धन लेहूं में कौन सा अलंकार है? राम रमापति कर धन लेहूं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है साथियों? तो यहां पर ये रा और मां की जो है ये रा की जो है पुनरावृत्ति बार बार हो रही साथियों। तो जहां पर वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी कि अक्षरों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहां पर साथियों अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके भेद हैं 2-3। एक है छेका अनुप्रास, छेकानुप्रास, और एक है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। ठीक, और एक है कोई शायद इसके जो है ये भेद हैं। ठीक, अगला है मित्रों, छंद के आधार पर गण किसे कहते हैं? छंद के आधार पर गण किसे कहते हैं साथियों? तो छंद के आधार पर गण जो है ये 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को या 4 वर्णों के समूह को, और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो छंद के आधार पर साथियों गण जो है ये 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। इसका और गणों की संख्या जो है साथियों ये जो है 8 है, 8 या 6 है। तो ये इस जो है एक है य मा त राज भान भानस। तो ये इसका सूत्र याद करने का, ये है यगड़, यगड़ मगड़, मगड़ मगड़, और ये है तगड़, या माता तगड़ तगड़, और क्या है रगड़ रगड़, भगड़ भगड़ भगड़, और क्या है नगड़ नगड़ नगड़, और क्या है सगड़ सगड़। इसका यही सूत्र है, यह माता राजभान सलगा। ठीक, तो इस ये जो है यगड़ मगड़ ये जो है कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक कोई छूट रहा होगा तो देखिएगा, ये जो है इसका एक सूत्र है यगड़ मगड़ का। तो इसमें क्या पूछा गया है? ये गण जो है, गण किन्हें कहते हैं?
गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं साथियों, ठीक। और जो ये है इनको याद भी कर सकते हैं आप, वैसे जो है ऐसे कभी नहीं पूछा जाता है कि लिखने वगैरह को, लेकिन आप याद कर सकते हैं मेमोरी ट्रिक की, हाँ ऐसे है, ठीक। अगला है, जो भाव मन में अस्थायी रूप से स्थित रहता है उसे कहते हैं, जो भाव मन में अस्थायी रूप से स्थित रहता है, तो मन में अस्थायी रूप से स्थित रहता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों, उसको हम अस्थायी भाव कहते हैं। जब जो है जो मन में अस्थायी रूप से स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी भाव कहते हैं। और ये संचारी भाव जो है साथियों, इसकी संख्या 33 है भरत मुनि के हिसाब से। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है, यानी कि 33 है इनकी संख्या, ये पूछी जाती है साथियों। अगला है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो बता रहा है, पूछ रहा है, जब कोई चीज जैसे मुख्य चीज एक बार एक लिखते हैं और उसका जो है एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट यानी कि ये कोष्ठक के अंतर्गत रखते हैं, तो ये वही पूछ रहा है, शब्दों में भाषाओं में पूछ रहा है आपसे, तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जो मूल शब्द से थोड़ा अलग रखा जाता है, यानी कि मूल शब्द आगे यहां लिखा रहेगा और कोष्ठक में करके कुछ और लिख देंगे, ठीक। और अर्ध विराम जो है ऐसे होता है, और उद्धरण चिन्ह जो होता है ये एक सिंगल कॉमा वाला होता है, ये उधर एक सिंगल कॉमा वाला होता है, एक डबल कॉमा वाला होता है, ठीक। और निर्देशक जो होता है ऐसे होता है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है साथियों। तो वर्तनी वाले एक प्रश्न तो आते ही आते हैं, इसलिए डेली आपके साथ एक क्वेश्चन जरूर डिस्कस करते हैं कि वर्तनी आपकी धीरे धीरे मजबूत होती रहे। तो इसमें कौन सी वर्तनी सही है, ये अनधिकार जो लिखा है साथियों, अनधिकार, ये बिल्कुल सही है। और ये आभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक, ठीक, आभ्यंतरिक होता है। और ये सामुद्रिक होता है, सामुद्रिक, ठीक। और ये जो है सृष्टि होता है, सृष्टि, सृष्टि नहीं होता, सृष्टि, ठीक। अगला है, उन्होंने कहां जाना है, उन्होंने कहां जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये जो यहां पर ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है, उसे कहां जाना है या उनको कहां जाना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां उन्होंने कहां जाना है, तो ये किस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार की अशुद्धि है साथियों। तो अगर उन्होंने के जगह आप लिखेंगे कि सीता को कहां जाना है, तो यानी कि ये सीता के जगह पे कोई चीज यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो कहने का मतलब संज्ञा के स्थान पर क्या आता है, सर्वनाम आता है। तो ये जो अशुद्धि है किस प्रकार की है, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है साथियों। कैसी है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण साथियों मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार का हो गया साथियों, ये 2 प्रकार का हो गया, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर साथियों ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है मुख्यतः, उसमें से दोनों में पहला क्या है, रचना के आधार पर, और दूसरा क्या है, अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल, सरल, और क्या, संयुक्त, संयुक्त, और एक होता है मिश्र, मिश्र, ठीक। ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के जो होते हैं, उसमें जो विधानवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, ये सभी जो हैं ये 8 प्रकार के हैं अर्थ के आधार पर, ठीक।
अगला है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है साथियों? तो नीति निपुण का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये होगा नीति में निपुण। नीति में निपुण। निपुण, राजनीति में नीति बनाई जाती है, किसी चीज में नीति जो होती है नीति बनाई जाती है, तो नीति में निपुण। तो ये में शब्द जो आया साथियों ये कारक या परसर्ग को व्यक्त करता है, बताता है। तो कारक या परसर्ग वाला समास कौन सा होता है? ये तत्पुरुष समास होता है। और बहुव्रीहि जो होता है साथियों इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं किसमें? बहुव्रीहि समास में। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। किसमें? द्वंद्व में। और इसका चिन्ह क्या होता है? इसमें योजक चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक। और द्विगु जो है ये संख्यावाची समास है। संख्यावाची, या इसको गिनती ऐसे याद कर सकते हैं, गिनती। इसलिए क्यों बोल रहे हैं गिनती याद करने को? क्योंकि द्विगु में जो गा दिया है, द्वंद्व और द्विगु में कंफ्यूजन होती है कि कौन सा गिनती वाला है। तो इसमें द्विगु में जो गा दिया है इसी गिनती से आप रिलेट कर, इसी गा से रिलेट कर सकते हैं कि ये गिनती वाला समास है, संख्या वाला है, ठीक। अगला है गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद कौन सा है साथियों? तो गायक का संधि विच्छेद होगा, ये होगा गय और अक। गय और अक ये मिलकर क्या बनाएगा? गायक बनाएगा, गायक, ठीक। तो और इसमें संधि कौन सी होगी साथियों? इसमें अयाधि संधि होगी। गायक में ये तो संधि विच्छेद पूछा है और इसका संधि का भेद भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है कौन सी संधि होगी? अयाधि संधि होगी। अगला है जलना शब्द कौन सा प्रत्यय है? जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जलना शब्द में जब इसका मूल शब्द लिखेंगे साथियों ये है जल। जल प्लस अना। अना, इसमें प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगता है, ठीक। तो अना जो है इसमें ये प्रत्यय है और इसमें मूल शब्द क्या होगा? जल होगा। मूल शब्द, मूल शब्द क्या होगा? इसमें जल होगा। और ये प्रश्न जो है थोड़ा सा विवादित है क्योंकि कहीं कहीं आपको ये ना भी मिल जाएगा, जल प्लस ना भी मिल जाएगा प्रत्यय, लेकिन मैक्सिमम और वैसे अच्छी बुकों में जब आप ढूंढेंगे तो ये इसी प्रकार से है, जल प्लस अना। और परीक्षाओं में भी पूछा गया है तो आयोग ने भी जो उत्तर माना है इसका क्या माना है? अना मांगा है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसमें गलती की पॉसिबिलिटी इस चीज में ज्यादा है, ठीक। अगला है मित्रों प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक को आप जब अलग करेंगे ये है प्रति और एक, ठीक। तो इसमें एक जो है ये मूल शब्द है, मूल शब्द। अच्छा, हम ये आपको जब भी प्रत्यय और उपसर्ग आता है तो आपको अलग करके जरूर बताते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, ठीक। मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय जो भी रहे तो ये बहुत जरूरी है आप मूल शब्द जो है उसको अलग कर पाए। मूल शब्द अगर आप अलग कर पाएंगे तो आपसे प्रत्यय उपसर्ग में गलती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है मित्रों अजीरा का अर्थ नहीं है। इसमें से अजीरा का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसमें इंद्राणी, गौतमी और दुर्गा ये सभी जो है अजीरा का अर्थ है, लेकिन आंगन जो है साथियों इसका जो है अजीर होता है। क्या होता है? अजीर। इसमें एक मात्रा का यही थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ये जो है इसमें से नहीं है अजीरा का अर्थ। आंगन का क्या मतलब होता है? अजीर, ठीक। अगर जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछा गया है। देखिए जो भी प्रश्न नए मिले आपको लगे तो आपको नोटबुक में जरूर नोट करना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रदेश के हैं, देश में जितने भी हिंदी के लिए होते हैं उन सभी का कलेक्शन हम करवा रहे हैं आपको। तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी नए प्रश्न मिले तुरंत उसको नोट किया करिए, ठीक। अगला है साथियों अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अब तो इमोजी आ गया, अंगूठा दिखा दिया मतलब कि डन। लेकिन मुहावरे में क्या है अंगूठे दिखाने का मतलब वो धोखा दे गया आपको, वो आपको धोखा दे गया। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? धोखा देना, ठीक। अगला है जो दिखाई ना दे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा?
जो दिखाई ना दे उसे क्या कहा जाता है साथियों? अदृश्य कहा जाता है, यानी कि दृश्य में नहीं है, वो अदृश्य है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो ये अंगना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अंगना शब्द का समानार्थी है साथियों, ये स्त्री है। क्या है? स्त्री है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, ये अंगना से आंगन को मत देखिएगा, कहां गया? ये है। आंगन को मत देखिएगा, ये अंगना जो ये समानार्थी शब्द है, किसका है? स्त्री का, ये पर्यायवाची भी है स्त्री का। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम शब्द कौन सा है? तो अनघ का विलोम शब्द कौन सा है साथियों? इसमें से निरघ, निष्पाप, कृति, तो इसमें से कौन सा? ये अघी जो है, ये अनघ का विलोम शब्द है। ठीक। अगला है मित्रों, निम्न में से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अज्ञ का पर्यायवाची शब्द, आप इस नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है नहीं है। तो अज्ञ क्या मतलब क्या होता है साथियों? अज्ञ का मतलब अज्ञानी, मूर्ख, अनभिज्ञ, कोई चीज उसे पता नहीं है। तो यहां पर ये अनभिज्ञ, मूढ़ और मूर्ख तो दिया है, ये इसका क्या है? अज्ञ का समानार्थी या पर्यायवाची है। ठीक। और विज्ञ जो है साथियों, इसका पर्यायवाची ये नहीं है। अज्ञ का जो है ये विलोम होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है ये, और पर्यायवाची नहीं है। विज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञानी या विज्ञानी, ज्ञानी होता है। ठीक। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो अटारी जो है तद्भव रूप है, तद्भव है। तो इसको जो है हमें संस्कृत का शब्द ढूंढना है। इसका क्या अटारी का तत्सम रूप क्या होता है? ये होता है साथियों अट्टालिका होता है। इस प्रश्न में पूछने का श्रेय हमें, आपको भी यही लगेगा कि इसमें केवल आपकी वर्तनी चेक की जा रही है। ठीक। तो ये क्या है? अट्टालिका। अगला है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो वाच्य जो है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार के जो वाच्य हैं साथियों, इसमें जिसकी भी प्रधानता रहती है वही वाच्य होता है। यानी कि इसमें कर्मवाच्य प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है। भाव प्रधान होता है इसमें, भाववाच्य में। और कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। ठीक। तो ये प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्तवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो कर्ता प्रधान होता है। ठीक। अगला है साथियों, अभी अभी राधा सो गई है, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा काल है? तो राधा अभी अभी सो गई है, यानी कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं बीता है। काम हो तो गया है, लेकिन अभी थोड़ा समय पहले हुआ है। तो यानी कि जो काम अभी हो रहा है थोड़ी देर पहले, उसको क्या कहते हैं? आसन्न कहते हैं। और काम तो भूतकाल में हो ही गया, वर्तमान तो खत्म हो गया उसका। ठीक। तो इसमें जो है आसन्न भूतकाल होगा। अगला है साथियों, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक और अकर्मक में थोड़ा सा यही अंतर है कि सकर्मक क्रिया से जहां भी प्रयोग हुआ रहेगा, आप उससे प्रश्न पूछेंगे क्या और कैसे करके, क्या और किसे। तो जो है आपको अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर ना मिले तो समझ लीजिए वहां पर क्या है? आकर्मक क्रिया है। आकर्मक का मतलब कर्म नहीं हो, वहां पर कर्म का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें से लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पाना, तो किसे तड़पाना? तो किसी को तड़पाना, कुत्ते को मार मार के तड़पाना, जानवर को तड़पाना। तो इसमें साकर्मक क्रिया कौन सा है साथियों? ये तड़पाना जो है साकर्मक क्रिया है। अगला है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है? अच्छा, सकर्मक अकर्मक में आप किसे और क्या करके दोनों पूछेंगे, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों में से किसी एक से जरूर उत्तर मिलना चाहिए। ठीक। क्या है इसमें? अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है? तो अतिरंजन शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? यह है अतिरंजित। इसमें भी आपकी वर्तनी चेक की गई है। तो अतिरंजन से कौन सा विशेषण बनेगा? अतिरंजित। अगला है मित्रों, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो सर्वनाम की जो ये पहचान है, उत्तम पुरुष जो है, तो ये एक जो है उत्तम पुरुष के तीन भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद है साथी, मैं आपको ये भेद बताने वाला था। तो ये है उत्तम, उत्तम और क्या है? मध्यम, मध्यम
और तीसरा है अन्य। तो ये कभी कभी ये जो है सर्वनाम, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछ लिए जाते हैं साथियों। तो इसलिए आपको पता है उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं। तो इसमें से उत्तम जो है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वो कर्ता के लिए स्वयं, जैसे मैं, हम, इसके लिए प्रयोग होता है, कर्ता के लिए प्रयोग होता है उत्तम पुरुष। तो इसमें जो मैं और हम का जोड़ा है ये बिल्कुल उत्तम पुरुष वाला है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है मतलब वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, नहीं का मतलब। तो इसमें कौन सा है, ये हस्ताक्षर जो है साथियों, हस्ताक्षर, आंसू, आंसू, और क्या है, दर्शन, दर्शन, प्राण, ये सभी जो है साथियों ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। और जनता, पानी और ये आकाश जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। कैसे प्रयोग होते हैं, हमेशा एक वचन में। कभी इसका वचन बदलने को देगा, जनता का, पानी का या आकाश का, तो ये हमेशा एक ही वचन में होते हैं, इसका बहुवचन नहीं होता है। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आप वाक्यों में प्रयोग करिए या अच्छा या अच्छी लगाकर तुरंत उसकी जांच करिए। तो जैसे पूर्ति की जाती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, और अभिव्यक्ति, उनकी अभिव्यक्ति हुए, अच्छे अभिव्यक्ति के हैं, तो ये जो है ये भी स्त्रीलिंग हो गया। और छवि बनाई जाती है, ठीक, छवि बनाई जाती, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। इसमें क्या है, विवाह किया जाता है, विवाह, ये तो सभी जानते हैं, विवाह किया जाता है। तो ये कैसा है, ये पुल्लिंग है, इसमें विवाह जो है ये पुल्लिंग है साथियों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।